जय हिंद साथियों। आज के सेशन में हम देखेंगे पौधे जगत की विकास की यात्रा करेंगे और सिंपली हम क्या करेंगे कि वनस्पति जगत को कवर करेंगे। कल के क्लास में हमने क्या देखा था, साइंस के लिए हम कल देखे थे कोशिका और ऊतक, और उसमें हम देखे थे कि जो भी वह कोशिका या ऊतक जंतु से संबंधित हो या फिर पादप से संबंधित हो, उन सभी को हम क्या किए थे, कवर कर लिए थे। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट थे जहाँ से आपके प्रश्न मैक्सिमम पूछे जाते हैं वो सारे कवर हो गए थे। आज हमारा जीएस का डे 2 है और उसमें भी हम क्या किसको कवर कर रहे हैं, तो साइंस के बायोलॉजी सेक्शन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया है कि अब एक कंबाइन ना करके पार्ट बाय पार्ट करना शुरू कर दिया है कि छोटा छोटा क्लास रहेगा तो आपको भी ज़्यादा बर्डन फील नहीं होगा और छोटा छोटा क्लास को आप आसानी से देख पाइएगा। ठीक है, तो अगर कंबाइन भी चाहिए या फिर छोटा छोटा ही ठीक है, तो जो कुछ भी अगर आपको लगता है, आपके मन में लगता है आपको कैसे चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, पौधे जगत की अगर हम विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि एक अचानक से बड़ा सा पौधा हमारे पृथ्वी पर आ गया, नहीं। सबसे पहले विकास का जो क्रम रहा है, एकदम क्रमिक विकास हुआ। पहले एक कोशिका वाला पादप आया, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या में वृद्धि हुई और आज हम जिस विशाल से विशाल पादप को देख पाते हैं वो संभव हो पाया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो सरल शैवाल से लेकर उन्नत पुष्पीय पौधों तक का जो संपूर्ण वर्गीकरण है, उन सभी को हम देखेंगे और यहाँ से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पादप की अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले पादप जो होते हैं ना, सबसे पहले अगर हम पादप, जितने भी पादप होते हैं मैक्सिमम उसमें क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होने का मतलब है कि वे अपना क्या करते हैं, भोजन खुद बनाते हैं। वे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। और कौन सा गैस लेते हैं, तो CO2 लेते हैं। जल कहाँ से लेते हैं, तो ज़मीन से, यानी भूमि से क्या करते हैं, जल और खनिज लवण ले लेते हैं, जल और खनिज लवण ले लेते हैं। और सूरज की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये अपना भोजन बनाते हैं। और जो पत्ता का हरा रंग होता है किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। और इस क्लोरोफिल में कौन सा वर्णक पाया जाता है, एक ध्यान रखिएगा, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको भी आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, पत्ता का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और पौधों की जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। यानी प्रकाश से संश्लेषित होता है इनका भोजन, प्रकाश से ही इनका भोजन बनता है और इंग्लिश में बात करते हैं इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो पादप को हमने समझ लिया कि क्या होते हैं। ये तो एक सबसे पहले ये स्वपोषी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि यह एक जगह से दूसरी जगह तक गति नहीं कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक गति नहीं कर सकते हैं। यानी इनमें जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो मोशन की जो प्रवृत्ति होती है इसमें नहीं होती है। ये जो होते हैं पादप जो होते हैं, आज जो मैक्सिमम पादप जो हम देखने को मिलते हैं वो सिंपली क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिका वाला पादप होता ही नहीं है। आज हो सकता है कि शुरुआत के विकास के क्रम में एक कोशिका वाला भी कोई पादप रहा हो, लेकिन अभी देखने को शायद नहीं मिलता है। तो जितने भी लगभग पादप होते हैं, मैक्सिमम जो पादप होते हैं वे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय कहने का मतलब है कि उनमें कोशिका की संख्या एक से ज़्यादा होती है। कल के क्लास में हम देखा था कि कोशिका क्या होता है, तो सबसे जो छोटा यूनिट होता है, शरीर का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम क्या नाम दिए थे, उसको हम नाम दिए थे कोशिका। आपको कमेंट करके ये बताना है कि कोशिका खोज सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हम देखे थे कि कोशिका में, पादप कोशिका में क्या देखे थे कि पादप कोशिका में क्या होता है, जनरली पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। और यह कोशिका भित्ति किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो यह जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज से बना हुआ था, सेल्यूलोज से बना हुआ था, सेल्यूलोज से क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय हो गया, कोशिका इनकी जो कोशिका भित्ति होती है और ये केवल पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये कैसी होती है, पारगम्य होती है कि अर्धपारगम्य होती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो होती है आपकी पारगम्य। जो कोशिका भित्ति होती है कैसी होती है, तो जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, पारगम्य होती है। और जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है, यानी वो सबको आने नहीं देती है। कौन, कोशिका झिल्ली सबको आने नहीं देती है, वो केवल कुछ चीज़ों को, वांटेड चीज़ों को ही, वांछित पदार्थ को ही अपने अंदर आने देती है, बाद बाकी को बाहर ही क्या करती है, रोक देती है। ठीक है, तो ये हमने कल देखा था और आज जो कल नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाकर उसको पहले कवर करेंगे, तभी थोड़ा ज़्यादा समझ में ये आएगा। क्योंकि क्रम से रहता है तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है, एक दूसरे से हम कनेक्ट करते हुए निकलते हैं। ठीक है, अब हम इनकी विभाजन पाता है। अब हम इनकी क्या करते हैं, विभाजन पाते हैं कि शरीर का जो अंग जो होता है,
शरीर का जो अंग होता है वो सही से विभाजित होता है कि नहीं विभाजित होता है। अगर इस आधार पर बात करें तो वैसे पादप जिनमें ये नहीं पता चलता है कि कौन पादप है, कौन पत्ता है, कौन जड़ है, कौन तना है, ठीक है, कौन फूल है, ये सब जब पता नहीं चलता है, एकदम फैला फैला रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? थाइलोफाइटा बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं थाइलोफाइटा। उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं थाइलोफाइटा का नाम देते हैं। ठीक, इनका जो शरीर होता है, कहाँ जड़ है, कहाँ तना है, कहाँ पत्ता है, कोई अता पता नहीं होता, एकदम फैले फैले रहते हैं, ऐसे 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 क्या करते हैं? फैले फैले रहते हैं, ठीक है, फैले फैले रहते हैं, कहीं कुछ पता नहीं चलता है कि जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ता कहाँ है। इसको हम क्या बोलते हैं? थाइलोफाइटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम थाइलोफाइटा बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि संवहन ऊतक के आधार पर बात करते हैं। उससे जो थोड़ा विकसित होता है, उससे जो थोड़ा विकसित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ब्रायोफाइटा बोलते हैं। और इसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। और उभयचर इसलिए नहीं कहा जाता है कि यह केवल लैंड और यानी यह केवल भूमि और जल में दोनों में रहते हैं, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि यह जनन के लिए क्या करती है? अपनी ये जनन के लिए इसको ज़मीन की ज़रूरत नहीं बल्कि पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए इसको उभयचर कहते हैं। बाद बाकी रहता मेनली आपका भूमि पर ही है, मेनली आपका भूमि पर ही रहता है, लेकिन जनन के लिए इसको क्या करना होता है? इसको जल में जाना होता है, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? ब्रायोफाइटा को उभयचर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या इसमें संवहन ऊतक होता है? संवहन ऊतक कहने का मतलब है कि वैसा ऊतक जिसमें से संवहन की क्रिया होती है। संवहन की क्रिया कहने का मतलब है, संवहन की क्रिया कहने का मतलब ये है कि जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है कि नहीं होता है। तो आपका जो ब्रायोफाइटा होता है, आपका जो ब्रायोफाइटा होता है उसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बीज के आधार पर बात करते हैं कि बीज उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं तो उनको टेरिडोफाइटा बोलते हैं। जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं उनको इंग्लिश में क्रिप्टोगैम, और जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं उनको क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? थाइलोफाइटा पढ़ा। थाइलोफाइटा में उनका शरीर अलग अलग नहीं रहता है, एकदम मतलब एक ही साथ रहता है। ना तो जड़ का पता होता है, ना ही पत्ता का था होता है, और ना ही जड़ का पता होता है, ठीक है। जड़, पत्ता, तना ये सब कोई विभेदित नहीं होता, सब एक साथ मिला जुला रहता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया ब्रायोफाइटा का, यह जल और आपका जल और जमीन दोनों पर रह सकता है, इसीलिए इसको उभयचर भी कहा जाता है। किसको उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है। किसको उभयचर कहा जाता है जी? तो ब्रायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है। उसके बाद हम बात किए कि बीज के आधार पर, अच्छा, ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक होता है कि नहीं होता? तो नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी तो ये जल में होता है, तो इसमें संवहन ऊतक की क्या ही जरूरत है, ठीक है, इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं होता। उसके बाद बीज के आधार पर हम बात करते हैं कि क्या इनके जो पौधे होते हैं इनमें बीज उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। तो जिनमें उत्पन्न नहीं होता उनको क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। और इसके श्रेणी में केवल एक चीज़ आता है, और वो कौन सा है आपका? वो आपका है टेरिडोफाइटा आता है। कौन आता है? वो आपका टेरिडोफाइटा आता है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक होता है? तो बिल्कुल, इसमें संवहन ऊतक आपका पाया जाता है। इसमें क्या होता है? संवहन ऊतक पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि टेरिडोफाइटा में तो सर बीज उत्पन्न नहीं होता है, जिनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वैसे पौधे की जिनमें बीज उत्पन्न होता है, यानी जिसमें बीज उपलब्ध होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फेनरोगैम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको फेनरोगैम्स बोलते हैं। हो सकता है कि अब पहली बार नाम सुन रहे हैं तो 2-3 बार आपको क्या करना होगा? देखना होगा, या फिर आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसी को देखिएगा, क्या ही दिक्कत है, ठीक। तो जिनमें बीज उपस्थित होता है, वैसे पादप जिनमें बीज उपस्थित होता है, या फिर उनका जो फल फूल जो भी बनता है उसमें बीज उपस्थित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फेनरोगैम्स बोलते हैं। आप फ्लावर याद रख लीजिए या फिर फ्रूट याद रख लीजिए, और उसमें होता है बीज, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा कि फेनरोगैम्स में क्या होता है? बीज होता है कि नहीं होता है? तो होता है। संवहन ऊतक होता है कि नहीं होता है? तो होता है। आपका बात करते हैं टेरिडोफाइटा, या फिर टेरिडोफाइटा में भी संवहन ऊतक होता है। और जो फेनरोगैम्स होते हैं, यानी जो क्रिप्टोगैम्स हो या फिर फेनरोगैम्स हो, जिसमें बीज हो अथवा नहीं हो, वे क्या होते हैं? वे संवहनी ऊतक के साथ होते हैं, यानी उनमें जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति होती है। या फिर हो सकता है कि कुछ पादप में जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति किसी एक के ही हो, ये हम आगे चल के और डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक यहाँ इतना ही जानिए कि इसमें क्रिप्टोगैम्स या फिर फेनरोगैम्स दोनों में संवहनी ऊतक पाया जाता है। अब जिसमें बीज पाया जाता है ना, जिसमें बीज पाया जाता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? हमने उसको नाम दिया था फेनरोगैम्स। हमने उसको क्या नाम दिया था? तो हमने उसको नाम दिया था फेनरोगैम्स, ठीक है। तो फेनरोगैम्स में भी 2 प्रकार का होता है। फेनरोगैम्स में भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें बीज बहुत ही छोटा छोटा होता है, ठीक है।
जिनमें कवर्ड नहीं होता है, जिनमें कवर्ड नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नग्नबीजी या फिर हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जब लोग जिम में जाते हैं तो थोड़ा सा अपना बॉडी शॉडी दिखाने के लिए क्या करते हैं, वे थोड़ा सा वो टी शर्ट वगैरह निकाल देते हैं। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा, जिम में जब जाते हैं तो वो अपना शर्ट को नो रखते हैं, ठीक है, और वे नग्न बीज रखते हैं, यानी बहुत छोटा होता है बीज, इसमें बहुत बहुत छोटा होता है, बीज तो होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, जैसे चीर का पौधा हो गया, देवदार का पौधा हो गया, इसमें ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक। या फिर अगर हम बात करते हैं और उसका एक बड़ा भाई है एंजियोस्पर्म, इसमें बीज होता है, बड़ा होता है, और यह बीज कहाँ होता है, तो फलों के अंदर बीज होता है। इसमें क्या होता है, तो फलों के अंदर बीज होता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं एंजियोस्पर्म। इसको हम नाम क्या देते हैं, एंजियोस्पर्म। जिसमें बीज बहुत छोटा होता है, बहुत नग्न होता है, जो बहुत नग्न होता है उसको हम नाम देंगे जिम्नोस्पर्म। और जिसमें फल के अंदर बीज होता है, जिस पौधे में फल के अंदर बीज होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं एंजियोस्पर्म। उसको हम क्या नाम देते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक। क्रिप्टोगम्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्रिप्टोगम्स है, क्या इसमें बीज उत्पन्न होते हैं, तो अगर बीज उत्पन्न की बात करते हैं तो क्या इसमें बीज उत्पन्न होते हैं, तो इसमें बीज उत्पन्न नहीं होते, इसमें आपके बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक। हमने देखा जो थाइलोफाइटा होता है कहाँ होता है जी, तो थाइलोफाइटा जनरली आपका जल में होता है। थाइलोफाइटा कहाँ होता है, तो जल में होता है, ठीक है। और ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो ये जल और स्थल दोनों होता है, इसीलिए इसको उभयचर भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविक कारण क्या है, तो वास्तविक कारण को भी ध्यान रखिएगा, ये जनन के लिए इसको जल में रहना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, ठीक। उसके बाद हम देखें थाइलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, ठीक है। सबसे पहले थाइलोफाइटा देखें, उसके बाद ब्रायोफाइटा देखें। थाइलोफाइटा केवल जल में रहता है, ब्रायोफाइटा जो है जल और स्थल दोनों पर रहता है। उसके बाद जो टेरिडोफाइटा हुआ तो वो आपका कहाँ रहता है, स्थल में ही रहता है। मतलब सबसे पहले जो पौधा का विकास हुआ वो कहाँ से हुआ, चाहे वो पौधा की बात करें चाहे जंतु की बात करें, लेकिन इसमें तो हम केवल पादप की बात करेंगे। तो वो जल से शुरू हुआ और जल से धीरे धीरे स्थल की ओर आया, उसके बाद पूरे तरीके से क्या हुआ, स्थल पर फिक्स हो गया। यानी थाइलोफाइटा जल में, ब्रायोफाइटा जल और स्थल दोनों में, टेरिडोफाइटा स्थल में। और क्रिप्टोगम्स और फेनोगम्स की बात करते हैं तो वो कहाँ होते हैं, तो वो आपके स्थल पर ही होते हैं। कहाँ होते हैं, तो वे आपके स्थल पर ही होते हैं, यानी जमीन पर ही होते हैं, ठीक। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब हम एक एक करके थोड़ा सा बढ़िया सा देख लेते हैं थाइलोफाइटा जो कि केवल जल में रहता है, जो कि कहाँ रहता है, जल में रहता है, जिसका जड़ तना का हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या नाम दिया था, उसको हम थाइलोफाइटा बोलते हैं। जलीय पूर्वज है क्या ये, तो ये आपका जलीय पूर्वज है। अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो शरीर के अंग अच्छी तरह से विभेदित नहीं होता है, मतलब अलग अलग बांटा नहीं होता। जैसे हम लोग का है ना कि ये आपका पैर है, ये आपका हाथ है, ये आपका सिर है, ठीक है। अगर हम कुछ लगा दे तो यहाँ पर कान है, आपका ये बड़ा बड़ा बाल हो गया, ठीक है। अपनी आँख वगैरह छोड़ दिए हैं, तो मतलब ये हम स्पष्ट कर ले रहे हैं। लेकिन थाइलोफाइटा के पादप में, जैसे अगर हम दूसरा पादप का अगर यहीं पर पिक्चर बनाए तो हम पता लगाएंगे ना कि सर ये इसका जड़ हो गया, ये इसका लगभग तना हो गया, ये आपका शाखा हो गया, इसमें ये आपका इसमें क्या है, पत्ता होता है, ठीक है। लेकिन थाइलोफाइटा का जो पादप होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, ठीक। शरीर के जो अंग होते हैं, अच्छी तरह से विभेदित नहीं होते हैं, मतलब अलग अलग नहीं बटे हुए रहते हैं। और एक ये क्या होते हैं, गैर गतिशील और भीति युक्त होते हैं। इसमें कोशिका भीति होती है कि नहीं, तो बिल्कुल कोशिका भीति होती है। गतिशील करते हैं कि नहीं, एक गतिशील नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। और पौधे मुख्य रूप से शैवाल है। ऐसे पौधे मुख्य रूप से क्या होते हैं, तो शैवाल होते हैं। ऐसे पौधे मुख्य रूप से क्या होते हैं, तो शैवाल होते हैं, ठीक। आवास की अगर बात करते हैं तो ये छाए वाले स्थान पर होते हैं, ठीक है। विभक्त और ज़्यादातर क्या होते हैं, जल में पाए जाते हैं। ज़्यादातर शैवाल जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो जल में पाया जाता है। ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो ज़्यादातर जल में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पत्ती की तरह इसका जो संरचना है इसको फ्रोंड बोलते हैं, ठीक है। जो ये वाला संरचना है इसको स्टाई बोलते हैं, जो तने की तरह होता है लेकिन वास्तव में तना होता नहीं है। जो जड़ की तरह होता है उसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं। ये अगर उतना आप ध्यान नहीं भी रखते हैं तब भी आपके एग्जाम में काम चलेगा, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा डीप है, ओके। अब हम बात करते हैं थाइलोफाइटा की वर्गीकरण की, ठीक है। जो थाइलोफाइटा होता है उसमें कितने प्रकार के पादप पाए जाते हैं। तो थाइलोफाइटा में मुख्य रूप से शैवाल आते हैं। क्या आते हैं, थाइलोफाइटा में मुख्य रूप से आपके शैवाल आते हैं।
और रंग के आधार पर शैवाल को 3 भागों में बांटा गया है। रंग के आधार पर शैवाल को कितने भागों में बांटा गया है? तो रंग के आधार पर शैवाल को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है क्लोरोफाइसी। क्लोरो का मतलब हरा होता है, जैसे क्लोरोफिल के कारण पत्ता का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो क्लोरोफाइसी कहने का मतलब है कि इसका रंग क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी और रोड रेड दोनों थोड़ा सा सिमिलर है ना, तो ये लाल शैवाल होता है, ध्यान रखिएगा, रेड से रिलेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो एक हो गया आपका क्लोरोफाइसी जो हरा होता है, दूसरा हो गया रोडोफाइसी जो कि लाल होता है, और जो तीसरा होता है वो आपका होता है फियोफाइसी जो कि भूरा शैवाल होता है। क्या होता है? फियोफाइसी जो कि कौन सा कलर होता है इसका? भूरा शैवाल होता है, ठीक है। अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो स्पाइरोगाइरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, कारा हो गया, क्लाइडोफोरा हो गया और क्लोरेला हो गया। ये सारा का सारा किस प्रकार के ये है, किस प्रकार के सवाल है? तो ये हरा सवाल है, नाम पूछ लेता है, ठीक है। तो नाम को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम रोडोफाइसी की बात करते हैं जो कि लाल होता है, पॉरीफीरा होता है, ग्लेडियम होता है, ठीक है। कौन होता है? ग्लेडियम होता है, ग्रेसिलेरिया होता है, पॉलिसीफोनिया होता है, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो फियोफाइसी जो कि भूरा होता है, जो सारागासम जो शैवाल होता है, जो एक्टोकार्पस होता है, क्या जो एक्टोकार्पस होता है, जो फ्यूकस होता है, जो लेमिनेरिया होता है, ये भी किस प्रकार का सवाल है? तो ये आपका भूरा सवाल है। ये भी किस प्रकार का सवाल है? तो भूरा सवाल है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि सवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाने के लिए भी करते हैं। आपको ये बताना है कि किस सवाल का उपयोग अंतरिक्ष में भोजन के रूप में हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। हम अब बात कर लेते हैं ब्रायोफाइटा की, वनस्पति जगत की बात करते हैं, वनस्पति जगत के उभयचर की। जैसे जंतुओं जगत में उभयचर हम मेढक को मानते हैं। मेढक को इसलिए मानते हैं क्योंकि यह जमीन और जल दोनों में रह लेता है। इसी प्रकार ये वनस्पति जगत का ब्रायोफाइटा होता है, वो जल और स्थल दोनों में पाया जा सकता है, रह सकता है, ठीक है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो तना और पत्ती जैसी संरचना में विभेदित होता है, यानी हम इसके जड़, इसके हम पत्ती और तना को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ता है, ठीक है। और तने और पत्ती जैसी संरचना भी विभेदित होती है। जड़ जैसी संरचनाएं होती है, जो जड़ जैसी संरचनाएं होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं। स्पेशली वो जड़ होता नहीं है, जड़ जैसा दिखता है, इसलिए उसको हम क्या नाम देते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं, ठीक है। और संवहनी ऊतक इसमें नहीं होता है, यह संवहनी ऊतक के बिना होता है, यानी इसमें संवहनी ऊतक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो इसमें संवहनी ऊतक आपका नहीं पाया जाता है। इसमें संवहनी ऊतक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो इसमें संवहनी ऊतक आपका नहीं पाया जाता। अगर हम प्रजनन अंग की बात करते हैं तो इसका नर का जो प्रजनन अंग होता है वो आपका एथेरिडियम होता है, और मादा का जो होता है प्रजनन अंग होता है वो आर्कीगोनियम होता है, ठीक। उसके बाद कुछ उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आपका अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा में, ध्यान रखिएगा, रिक्सिया हो गया, मॉस हो गया, मार्केंसिया हो गया, हॉर्नवट हो गया, ठीक है। रिक्सिया हो गया, मॉस हो गया, जिसको फ्यूनेरिया भी बोलते हैं, मार्केंसिया हो गया, और हॉर्नवट हो गया। ये क्या है? तो ये ब्रायोफाइटा का एग्जांपल है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हॉर्नवट किस प्रकार के पादप जगत का प्राणी है? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, क्रिप्टोगैम्स या फिर फेनोगैम्स। तो फिर आपका जवाब सही होना चाहिए कि ये ब्रायोफाइटा है, ठीक है। रिक्सिया मतलब रेक्सा से संबंधित है, मार्केंसिया और उसमें हम हॉर्न लगा देते हैं, वो रेक्सा है उसमें हम क्या कर दिए हैं? हॉर्न लगा दिए हैं, ठीक है। और उस पर हम क्या रखे हैं? मांस रखे हैं उस रिक्शा पर। हम याद रखने के लिए थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे याद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, कुछ और नया टेक्निक लगा लेते हैं तो और सुंदर। और मार्केंसिया है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं किधर? तो टेरिडोफाइटा की ओर बढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा में संवहनी ऊतक होता है कि नहीं होता है? तो इसमें संवहनी ऊतक पाया जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि जड़, तना और पत्तियां स्पष्ट रूप से विभेदित होता है कि नहीं होता है? तो ये होता है, ठीक है। इसमें स्पष्ट रूप से होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जड़, तना और पत्ती एकदम अलग अलग है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका यहाँ पर ये पत्ता हो गया, ये आपका जड़ हो गया, ठीक है। ये आपका तना हो गया, ठीक है। ये आपका तना हो गया। इसमें सब कुछ स्पष्ट विभेदित होता है, ठीक। अगर हम बात करते हैं पत्तियाँ पत्रकों के बिना होती है। पत्तियाँ जो होती है पत्रकों के बिना होती है, जिस पर स्पोरेंजिया नामक बीजाणु होते हैं। छिपे हुए प्रजनन अंग अच्छी तरह से विकसित होते हैं, जो कि अच्छी तरह से विकसित होते हैं। अगर हम महत्वपूर्ण विकास की बात करते हैं तो भोजन और पानी के संवहन के लिए संवहनी ऊतक मौजूद होता है।
टेरिडोफाइटा में हैं हम किस में हैं? हम टेरिडोफाइटा में हैं। इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? भोजन और पानी के लिए संवहनी ऊतक मौजूद होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम इसमें क्या होता है? मौजूद होता है। जाइलम किस चीज़ में मदद करता है? जैसे जाइलम जैसे जल के परिवहन में मदद करता है। और फ्लोएम की बात करते हैं तो फा से फॉल, अफा से फूड, फा से फ्लोएम, ठीक है। ये भोजन को स्थानांतरित करने में मदद करता है, ठीक है। आवाज़ की बात करते हैं कि भाई ये पाया कहा जाता है कौन? तो टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइटा आपका पाया जाता है चट्टानों की दरारों में, नम और छायादार स्थानों में, ठीक है। जैसे ही अगर हम बात करते हैं मार्सिलिया हो गया, फर्न हो गया, हॉर्सटेल हो गया, टेरिस हो गया। कौन कौन? मार्सिलिया हो गया, फर्न हो गया, हॉर्सटेल हो गया और टेरिस हो गया। मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल और टेरिस। मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल और टेरिस हो गया। इसको क्या करना है आपको? लिख कर 2-4 बार देख लीजिएगा, तभी जाकर याद हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा पढ़ लिए, टेरिडोफाइटा पढ़ लिए। अब हम बात कर लेते हैं विकास के चरण, यानी बीज रहित पौधों में क्या बदला, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर थैलोफाइटा में पूर्ण जलीय कोई शारीरिक विभेदन नहीं था। हमने ये पढ़ा कि जो थैलोफाइटा होता है उसमें जल में होता है और इसमें शरीर में विभेदित हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम ब्रायोफाइटा को पढ़ें। ब्रायोफाइटा का पढ़े, इसमें ताना या पत्ती जैसी संरचना होती है। इसमें ताना और पत्ती जैसी संरचना होती है और इसमें राइजोइड्स का विकास होता है जो कि जड़ की तरह था। ये ब्रायोफाइटा होता है। और ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं? पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। पादप जगत का क्या बोलते हैं? इसको ब्रायोफाइटा को उभयचर बोलते हैं। पादप जगत को उभयचर किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हमने एक या सीखा टेरिडोफाइटा में आए। टेरिडोफाइटा में हम देखें कि सच्ची जो जड़, ताना और पत्ती होती है, ठीक है, मतलब ओरिजिनल होता है। इसमें ताना पत्ती जैसी संरचना होती है, स्पष्ट नहीं दिखता है लेकिन होता है। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा स्पष्ट होता है, एकदम ट्रू होता है, एकदम सच होता है। सच्ची जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया। और उसके बाद बात करते हैं कि इसमें संवहनी ऊतक का निर्माण होता है। किसमें जी? तो इसमें संवहनी ऊतक का क्या होता है? निर्माण होता है। किसमें? तो टेरिडोफाइटा में। किसमें? तो टेरिडोफाइटा में, ठीक है। संवहनी ऊतक का निर्माण होता है। और संवहनी ऊतक कौन कौन होते हैं? तो 2 होते हैं। एक तो जाइलम होता है और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा फ्लोएम होता है। एक तो जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हम क्या पढ़े ये बताएं, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं फेनोगेम्स की। क्रिप्टोगेम्स और फेनोगेम्स की बात करेंगे, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स और फेनोगेम्स की बात करेंगे। क्रिप्टोगेम्स तब बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। क्रिप्टोगेम्स जो होते हैं बीज उत्पन्न नहीं करते हैं और फेनोगेम्स क्या करते हैं? बीज उत्पन्न करते हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं फेनोगेम्स को, ठीक है, जिसमें बीज होता है। तो जो बीज होता भी है ना, तो 2 प्रकार का बीज होता है। एक तो होता है नग्नबीजी। नग्न मतलब बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। नग्नबीजी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नग्नबीजी, जिसको हम जिम्नोस्पर्म में बोलते हैं। या फिर हिंदी में नग्नबीजी ना देकर कहीं कहीं अनावृत बीजी भी दे देता है, ध्यान रखिएगा। नग्नबीजी या अनावृत बीजी या फिर जिम्नोस्पर्म, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक। दूसरा होता है जो फल के अंदर जिसका बीज बंद होता है, जो जिसका बीज फल के अंदर होता है, जैसे लीची का हो गया, आम का हो गया। ये सब क्या होते हैं? तो ये आवृत बीजी होते हैं। आवृत मतलब आवरण होता है। बीज के ऊपर क्या होता है? आवरण होता है। बीज के ऊपर क्या होता है? आवरण होता है। और इसमें अनावृत बीजी होते हैं, यानी बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है। बहुत छोटे छोटे पोर्स के रूप में इसके बीज फैले हुए रहते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर ऐसे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर ऐसे देखने को नहीं मिलता है। ये फलों के अंदर इसमें क्या होता है? तो इसमें फलों के अंदर बीज होता है। किसमें जी? तो ये आपकी हम बात कर रहे हैं आवृत बीजी में। अब हम बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म की। आप जिम्नोस्पर्म को जब जिम में लोग जाते हैं तो थोड़ा सा टी-शर्ट वगैरह निकाल कर रहते हैं, नग्न रहते हैं, ठीक है। ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। आप रिलेट करके थोड़ा सा क्या कर सकते हैं? उसको याद कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, तो नग्न बीजी वाले पौधे होते हैं। एक कैसे होते हैं? नग्न बीजी वाले पौधे होते हैं। आदिम एवं सरल बीज वाले पौधे होते हैं। बहुत ही पुराने ये पौधे हैं। आमतौर पर बहुवर्षीय, बारहमासी, सदाबहार और ज़्यादातर लकड़ी वाले पौधे होते हैं। ज़्यादातर कैसे पौधे होते हैं? तो ये लकड़ी वाले पौधे होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका उपयोग हम केवल लकड़ी के लिए करते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका उपयोग हम मुख्य रूप से फल को प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम बात करें शीशम की या फिर शीशों की, तो उसका उपयोग हम क्या, उससे हमको कोई फल वल मिलता है क्या? नहीं मिलता है। फिर भी क्या होता है? दरवाजा वगैरह या फिर जो भी फर्नीचर का सामान बनवाना होता है तो सबसे मजबूती देता है वो, ठीक। इसमें ठीक, तो इसमें ज़्यादातर लकड़ी वाले पौधे होते हैं। ज़्यादातर कैसे होते हैं? लकड़ी वाले पौधे होते हैं। अब बीज जो होते हैं नंगे बीज उत्पन्न करने वाले, यानी फल रहित होता है। इसमें फल नहीं होता है। इसमें क्या होता है? फल नहीं होता है। इसमें फल नहीं होता है। जब फल नहीं होगा तब बीज अंदर कैसे जाएगा? बीज अंदर नहीं जाता है। तो नंगे बीज उत्पन्न करना, ये कैसे? इनका जो बीज होता है खाली बीजे होता है, मतलब उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। इसीलिए इसको अनावृत बीजी या फिर जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं जाइलम वाहिका एवं फ्लोएम वाहिका इसमें अनुपस्थित होती है। इसमें अगर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म में, अगर हम बात करते हैं, अपवाद है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछ ले कि जिम्नोस्पर्म में जाइलम और फ्लोएम वाहिका पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, जाइलम और फ्लोएम वाहिका पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा नहीं पाई जाती है। इस बात को आप रखिएगा बहुत ही ध्यान कि इसमें जाइलम वाहिका और फ्लोएम वाहिका नहीं पाई जाती है। ठीक, अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो पाइन हो गया, जिसको हम चीर भी बोलते हैं, पाइन हो गया, साइकस हो गया या देवदार हो गया। पाइन हो गया, इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, पाइन हो गया, साइकस हो गया और देवदार हो गया। पाइन हो गया, साइकस हो गया और देवदार हो गया। पाइन, साइकस, देवदार। ठीक है, देव पाई साए, ठीक है, देवदार, पाइन और साइकस हो गया। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। किसकी बात करते हैं? एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, आवृतबीजी की बात करते हैं, जिसके बीज के ऊपर आवरण होता है, फल का आवरण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। उसको हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं या फिर आवृतबीजी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, टमाटर का जो बीज होता है कहाँ होता है? टमाटर के फल के अंदर होता है, परिपक्व फल होता है, इसके अंदर होता है। अगर हम बात करते हैं कि जो फूल का जो अंडाशय होता है, क्या जो फूल का जो अंडाशय होता है, अगर हम बात करें फूल का जो अंडाशय होता है, वो अंडाशय क्या होता है? वो बीज में बदल जाता है, बीजांड में बदल जाता है। ठीक है, और जब यह बीजांड में बदल जाता है तो उसके बाद क्या होता है? ये फल में परिवर्तित होता है। किस चीज़ में परिवर्तित होता है? ये किसी चीज़ में परिवर्तित होता है? ये फल में परिवर्तित होता है। और जब फल बन जाता है तो इसी में क्या होता है? फल के अंदर बीज का निर्माण होता है। इसी के अंदर क्या होता है? फल के अंदर बीज का निर्माण होता है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो ये फूल वाले पौधे होते हैं, अत्यधिक विकसित वनस्पतियाँ। इस प्रकार की वनस्पतियाँ कैसी होती है? तो अत्यधिक विकसित होती है। बीज और फल की बात करते हैं तो फल के अंदर फल से ढके बीज होते हैं। बीज कहाँ होता है? तो फल के अंदर होता है। अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। जो अंडाशय होता है वो किस चीज़ में परिवर्तित होता है? तो जो अंडाशय होता है वो आपका फल में परिवर्तित हो जाता है। वो आपका जो अंडाशय होता है वो आपका फल में परिवर्तित हो जाता है। अगर भ्रूण संरचना की बात करते हैं तो भ्रूण में बीज पत्र, जिसको कोटिलेडन बोलते हैं, नामक संरचना होती है, जिसके आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। जिसके आधार पर क्या बोलते हैं? 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक पाया जाता है, एक बीज होता है, उसको एक बीज पत्री, तथा जिसमें 2 पत्री होता है उसको हम द्विबीज पत्री बोलते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि कोई पौधा ऐसा होता है कि जिसमें जब वो ग्रो करता है तो केवल एक पौधा, एक जो पत्ता निकलने का स्थान होता है। और कोई ऐसा पौधा होता है जिसमें एक साथ 2 पत्ता निकलता है। तो जिसमें केवल एक पत्ता निकलता है, जिसमें केवल एक पत्ता निकलता है एक बार में, उसको हम एक बीजपत्री बोलते हैं। और विकास के क्रम में जिनका एक साथ 2 पत्ता निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री बोलते हैं। कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल होता है कि मतलब अगर उसके हम बीज को अगर 2 पार्ट में हम तोड़े तो ये कम्प्लीटली जो डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, उसको द्विबीजपत्री बोलते हैं। जैसे चना का पौधा हो गया। ठीक है, उसको आप तोड़िएगा तो एकदम अलग अलग 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक, अगर हम एक बीजपत्री की बात करते हैं, बात करते हैं, उसको हम मोनोकॉट्स बोलते हैं। एक बीजपत्री को हम क्या बोलते हैं? एक बीजपत्री को हम मोनोकॉट्स बोलते हैं। एक बीजपत्री को हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉट्स बोलते हैं। आमतौर पर इसकी पत्तियाँ कैसी होती है? तो समानांतर होती है। पत्तियों की संरचना की बात करते हैं तो आमतौर पर इसकी पत्तियाँ कैसी होती है? तो इसकी पत्तियाँ जो होती है समानांतर होती है। इसकी पत्तियाँ कैसी होती है? तो इसकी पत्तियाँ समानांतर होती है। ठीक, उसकी बात करते हैं। ठीक है, रेशेदार जड़ इसमें पाया जाता है। इसका जो जड़ होता है कैसा पाया जाता है? इसका जो जड़ होता है एकदम रेशा जैसा पाया जाता है। जैसे जो प्याज का जड़ होता है उसको देखिएगा। ठीक है, वो रेशेदार जड़ पाया जाता है। ठीक, अगर हम द्विबीजपत्री में बात करते हैं तो इसमें कितने बीज पत्र होते हैं? तो 2 बीज पत्र होते हैं। आमतौर पर जलीदार होती है। जलीदार किसको बोलते हैं? जैसे आप पीपल के पत्ता को देखे होइएगा, आप क्या किए होइएगा? पीपल के पत्ता को देखे होइएगा, उसमें क्या होता है? तो इस प्रकार के ऐसे कुछ जाली जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? जाली जैसी संरचना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जालीदार बोलते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे पादप होते हैं, जैसे मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो एकदम समानांतर ऐसे होते हैं, और इसमें ऐसे बस ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जिसमें ऐसा होता है, कैसा जिसमें इस प्रकार का पत्ता होता है, उसको हम एक बीजपत्री का नाम देते हैं। और जिसमें आमतौर पर जो जालीदार होता है वो क्या होता है? द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक, इनकी जड़ की बात करते हैं तो इनकी जड़ कैसा होता है? ये रेशेदार नौक मूसला जड़ होते हैं, यानी बहुत ही मजबूत होते हैं और बहुत अंदर तक गए रहते हैं। बहुत ही मजबूत होते हैं और जमीन के बहुत अंदर तक गए रहते हैं। और इसमें क्या होता है? छोटा छोटा सूर निकला हुआ रहता है, मतलब छोटा छोटा भाग में ये बटे हुए रहते हैं। ठीक है, जबकि इनका जो सूर होता है, इनका जो जड़ होता है, ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं, बहुत ही ऊपर ही रहते हैं। इनके कंप्लीजन में ये बहुत ही ऊपर रहते हैं। झखरा जड़ होता है इसमें। ठीक है, इनका जो जड़ होता है झखरा होता है, रेशेदार टाइप का होता है। जबकि इनमें मूसला जड़ होता है, उसमें मूसला जड़ में एक छोटा छोटा ये चीज़ें निकला हुआ रहता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसे समानांतर बीज की बात करते हैं, जिसमें जो कि एक बीजपत्री में होता है, जो कि कहाँ होता है, किस में पाया जाता है, जो कि एक बीजपत्री में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर समानांतर, मतलब जो जैसे सब चीज़ ऐसे ऐसे है, ठीक है, समानांतर है, ठीक। उसके बाद जालीदार नौसे की बात करते हैं, जिसमें जो द्विबीजपत्री होती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे। अगर हम बात करें, एक मिनट आप इसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसमें एक जालीनुमा संरचना दिखाई देगा, ठीक है, दिख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। ए जैसे यहाँ पर ए वाला ये निकला, ठीक है, इसमें ऐसे 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 कैसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। एक किसकी संरचना है, एक किसकी संरचना है, तो ये आपका द्विबीजपत्री की संरचना है, ठीक है। द्विबीजपत्री में आमतौर पर आप पत्ता देखकर पता लगा सकते हैं, आप पत्ता देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन एक बीजपत्री है और कौन द्विबीजपत्री है। आप जड़ उखाड़ के बता सकते हैं कि कौन एक बीजपत्री है और कौन द्विबीजपत्री है। जिसका जड़ इस जड़ को हम क्या नाम देते हैं, इस जड़ को इसको हम क्या बोलते हैं, झाखरा जड़ या फिर रेशेदार जड़। देख रहे हैं सब में रेशा की तरह ही केवल निकला हुआ है, रेशा की तरह ही निकला हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेशेदार जड़ बोलते हैं। किसमें पाया जाता है, तो एक बीजपत्री में पाया जाता है। उसके बाद द्विबीजपत्री में क्या होता है, तो मूसला जड़ पाया जाता है। यानी आप देख रहे हैं एक मतलब मोटी संरचना है, उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा रेशा जैसा निकला हुआ है, लेकिन यहाँ केवल रेशा ही है, ठीक। तो आप जड़ के आधार पर पता लगा सकते हैं कि कौन एक बीजपत्री है, कौन द्विबीजपत्री है। जिनका जड़ रेशेदार हुआ, झखरा हुआ, वो एक बीजपत्री, और जिनका जड़ मूसला हुआ वो कौन से, द्विबीजपत्री, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब तक हम पढ़े क्या क्या, ठीक है, अब तक हम क्या क्या पढ़े, इसको आमतौर पर आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर या फिर कॉपी में लिखकर इसको बार बार देख सकते हैं, बहुत फायदेमंद है, ठीक है। मतलब अब तक जो भी पढ़े हैं ये सारा का सारा एनालिसिस है, यहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स की तरह है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम भी रिवीजन कर लेते हैं कि थाइलोफाइटा, हमने थाइलोफाइटा की बात की है। इसमें शारीरिक विभेदन होता है कि नहीं, मतलब शरीर बटा उटा रहता है कि नहीं, तो नहीं रहता है इसमें बटा हुआ। इसमें संवहनी ऊतक पाया जाता है जी, तो नहीं पाया जाता है। इसमें बीज, जब संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है तो बीज पाया जाएगा नहीं, बीज रहित होता है। उदाहरण की बात करते हैं तो स्पाइरोगैरा हो गया, सर्गासम हो गया और पोलीफेरा हो गया। ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो इसको हम उभयचर बोलते हैं, पादप जगत का। इसमें ताना पत्ती जैसी संरचना होती है लेकिन ओरिजिनल नहीं होती है। और संवहनी ऊतक भी इसमें नहीं होता, संवहनी ऊतक ऊपर से दो में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। और बीज रहित होती है, इसमें भी बीज पाया जाता है, नहीं पाया जाता। अगर हम बात करते हैं तो रिक्सिया, एक वो रिक्शा था जिस पर मांस ले जा रहा था और क्या जुड़े हुए थे, हॉर्न भी बजा रहा था, ठीक है शायद। उसके बाद टेरिडोफाइटा की बात की है। टेरिडोफाइटा में शरीर विभेदित रहता है, बिल्कुल रहता है। इसमें संवहनी ऊतक भी होता है और ये क्या होते हैं, इसमें भी बीज नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में भी बीज नहीं होता है, जैसे फर्न और मार्सिलिया हो गया। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में बात किए थे, इसमें शरीर विभेदित रहता है, यानी बटा हुआ रहता है। इसमें संवहनी ऊतक कैसी होती है, संवहनी ऊतक की तो बात करते हैं, जो जाइलम वाहिकाएँ जो होती है, जो संवहनी ऊतक की जो वाहिकाएँ होती है इसमें अनुपस्थित होती है, ध्यान रखिएगा। जिम्नोस्पर्म में जो वाहिकाएँ होती है वो अनुपस्थित होती है। अगर हम बात करते हैं इसके बीज की, तो इसके बीज जो होता है जिम्नोस्पर्म का नग्न बीज होता है, यानी फल रहित होता है। नग्न बीज कहने का मतलब या तो बीज बहुत छोटा होता है या कि फल रहित होता है, ठीक है, उसमें वो फल वाला पौधा नहीं होता। जैसे बात करते हैं पाइन हो गया और साइकस हो गया, पाइन और साइकस हो गया। एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, जिसमें शरीर भी विभेदित होता है, यह पूर्णतः विकसित होता है, फल के अंदर बीज होता है। और यह जो एंजियोस्पर्म होता है वो बीजपत्र के आधार पर दो भागों में बटा हुआ रहता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो जैसा भी लगता है, अच्छा है या बुरा है, जो कुछ भी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपका ये कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू अगेन, थैंक यू।